आज हम लोग वितरण के सिद्धांत थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ब्याज का सिद्धांत थियरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने वितरण के सिद्धांत में वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेज डिटर्मिनेशन मजदूरी का निर्धारण, विभिन्न तरह की बाजार दशाओं में मजदूरी कैसे निर्धारित होगी, कैसे बाजार की अपूर्णता की वजह से मजदूरों का शोषण होता है, उसे हमने अलग अलग नामों से देखा, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन और मोनोप्सनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन भी हमने देखा। बहुत विस्तार से हमने वेज से जुड़ी विभिन्न बातों को ध्यान से पढ़ा। आज हम लोग ब्याज का सिद्धांत पढ़ेंगे, थियरी ऑफ इंटरेस्ट। एज यूजुअल इस बार भी पूरा चैप्टर नोट्स के रूप में आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो में उपलब्ध है। कुछ इस तरह से नोट को फ्रेम किया गया है कि सिर्फ उसको ही समझा दिया जाए तो आपको लगभग पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपकी समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि हमारा आपका आमना सामना एक्चुअल क्लास में नहीं हो पा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे आपके बीच का इंटरैक्शन, हमारा कन्वर्सेशन, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, आपका डाउट, हमारा क्लियरेंस, इन सबको वह इंटेंसिटी नहीं मिल पाएगी जो एक्चुअल क्लासरूम में मिल पाती। फिर भी हमने ये कोशिश किया है कि नोट्स को कुछ इस तरह आपके लिए प्रस्तुत किया जाए कि आपके मन में कोई डाउट पढ़ने के बाद या समझाने के बाद न रह जाए। हम कोशिश करेंगे कि जो चित्र, जो टेबल, जो फार्मूले इस नोट्स में हैं उनको साथ साथ आपके ब्लैक बोर्ड पर भी हम स्पष्ट करते जाएंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर आपका यह वाइट बोर्ड न हो, लेकिन फिर भी साथ साथ प्रक्रिया करने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव आप पर होगा और आपको एक्चुअल क्लासरूम की फीलिंग होगी। इस आशा और विश्वास के साथ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। देखो, यह चैप्टर ख़त्म करने के बाद तुम इस लायक हो जाओगे कि यह जान सको, अर्थात अगर हम यह कहें कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर what you will be able to understand easily, तो वह ब्याज क्या है, what is interest, ब्याज क्यों दिया जाता है, why we pay interest, यह निर्धारित कैसे होता है, how it will be determined, कितना होगा, how much we will have to pay। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। विभिन्न सिद्धांत इसके लिए जो बनाए गए, डिफरेंट थियरीज़ क्या हैं, उन थियरीज़ की रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, कौन थियरी बेहतर है, कौन थियरी कम अच्छी है, किसमें बुराइयाँ ज़्यादा हैं, किसमें कम हैं। कुल मिलाकर के जितने भी पहलू ब्याज से जुड़े हो सकते हैं, क्या ब्याज कभी ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या ब्याज कभी शून्य हो सकता है, इस तरह के वो सभी प्रश्न जो आपके दिमाग में होंगे, दे आर विल बी आंसर्ड ड्यूरिंग द इंटायर लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के उपयोग की कीमत के रूप में दिया जाता है ब्याज कहलाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि ब्याज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल है, अर्थात पूंजी की सीमांत उत्पादकता को
ब्याज की दर कहा गया। कुछ अर्थशास्त्री ब्याज की वास्तविक दर और बाजार दर मार्केट रेट में अंतर करते हैं। वास्तविक दर, ब्याज की वास्तविक दर का संबंध पूंजी निवेश पर प्रतिफल की दर अथवा पूंजी की सीमांत उत्पादकता से है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वास्तविक ब्याज दर क्या है, तो सीधा सा मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई पूंजी की काम पर लगाने पर कुल उत्पादन में वह कितना ऐड करता है, वही उसकी सीमांत उत्पादकता है, और दैट विल बी द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा बाजार दर, मार्केट रेट है। बाजार दर या ब्याज दर ब्याज की वह दर है जिस पर ऋण लिए जाते हैं। जब प्राकृतिक दर मार्केट दर से अधिक होगी तब निवेश अधिक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी पर प्रतिफल की दर घट जाएगी। संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां वास्तविक दर और मार्केट दर दोनों बराबर होती है। देखिए, अगर एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्ट करने पर हमें ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता है, अर्थात ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और पूंजी की डिमांड बढ़ेगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो निश्चित रूप से कीमत भी उसकी बढ़ती है, तो जो मार्केट रेट है वह बढ़ेगा। और इस तरह से जब तक मार्केट रेट और नेचुरल रेट दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। परिभाषाएं। मेयर्स ने कहा, ब्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार दिए योग्य कोषों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स में होनी ये बात कही। प्रोफेसर विक्सेल ने ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणियों द्वारा पूंजीपतियों को उनके त्याग के बदले दिया जाने वाला भुगतान है। इसका मतलब यह, जब हम किसी को उधार देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी आवश्यकताओं का त्याग करते हैं। हम उस पैसे को उतनी देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज हम कोई चीज़ खरीदना चाहते थे और आपने हमसे पैसा मांग लिया, तो इसका मतलब कि जब तक आप नहीं लौटाएंगे तब तक हमें अपनी उस आवश्यकता का त्याग करना पड़ेगा। तो कहा गया कि उसी त्याग के बदले हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर हम त्याग करने को क्यों तैयार होंगे। सेलिंगमैन ने कहा कि ब्याज पूंजी कोष के बदले में मिलने वाला पारितोषिक है। कार्वर, ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। कीन्स ने कहा, ब्याज के निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। ब्याज फॉर ए टाइम बिंग हम अपनी लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि कैश इन हैंड रखने की इच्छा, अपने पास नकद रखने की इच्छा को हम तरलता कहते हैं, तो इसलिए हमें ब्याज देना पड़ता है। मार्शल ने कहा, ब्याज त्याग का प्रतिफल न होकर प्रतीक्षा का प्रतिफल है। रिचर्ड ने कहा कि ब्याज त्याग का प्रतिफल है। मेडल और हेंसन ने ब्याज उधार दिए कोष के उपभोग की कीमत है। ब्याज के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर ब्याज के सिद्धांत में देना होता है। एक, ब्याज क्यों दिया जाता है, ब्याज कैसे निर्धारित होता है। क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत रिकार्डो, मार्शल, पीगू आदि द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत को प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। इसे ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वास्तविक कारकों, बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपयोगिता आदि पर आधारित है। सीमांत उत्पादकता, बचत प्रवृत्ति आदि पर आधारित है। इस सिद्धांत में पूंजी बचत और पूंजी की सीमांत उत्पादकता द्वारा ब्याज दर का निर्धारण दिखाया गया है। इस सिद्धांत का अध्ययन दो भागों में किया जाता है। ब्याज क्यों दिया जाता है, इस संबंध में अर्थशास्त्री विभिन्न मत व्यक्त करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की अपनी सीमांत उत्पादकता होने के कारण ऋण लेने वाले को अधिक लाभ प्राप्त होता है, अतः वह ब्याज देने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी आलोचना की गई कि यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि ब्याज क्यों दिया जाता है,
यह केवल यह बताता है कि ऋणी ब्याज देने को क्यों प्रेरित होता है। यह ब्याज की मांग पक्ष की एकांगी व्याख्या करता है। यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि उपभोग ऋण पर ब्याज क्यों दिया जाता है जबकि वह उत्पादक नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि हम जो पैसा उधार लेते हैं उसके बदले चूँकि हमको बहुत उत्पादन करने पर लाभ प्राप्त होता है इसलिए हमें ब्याज देना चाहिए, तो सवाल ये उठता है कि बहुत सारा उधार तो हम अनप्रोडक्टिव कार्यों के लिए लेते हैं, जैसे हमने बर्थडे मना लिया, हम किसी नॉन प्रोडक्टिव कार्य में उस पैसे को खर्च कर लिया, बीमार हो गए मान लीजिए हमने उसके इलाज में खर्च कर लिया, तो इन सब में तो हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा लेकिन हमें ब्याज तो फिर भी देना पड़ेगा। इसलिए यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में असमर्थ है। एब्स्टिनेंस वेटिंग थियरी इसको आप कहते हैं। सीनियर ने अपने उपभोग स्थगन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके विचार से बचत करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, वह उपभोग स्थगन है। उपभोग स्थगन दुख की बात है, इसलिए उपभोग स्थगन के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, वह ब्याज ही है। ये इंतज़ार कहिए या उपभोग स्थगित करना कहिए, अगर आपके पास सेविंग है तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि आपने उस पैसे का उपभोग नहीं किया है या आपने अपने बहुत सारे उपभोग को पोस्टपोन किया है। तो हम उपभोग पोस्टपोन करें, पैसा बचाएं ताकि लोगों को उधार मिल सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए हमारे पास कोई मजबूत प्रेरणा हो, और प्रेरणा क्या है, वह उसके बदले ब्याज पाने की इच्छा या मिलने की प्रेरणा ही हो सकती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार धनी व्यक्ति आवश्यकता की संतुष्टि करने के बाद जो धन बचता है उसे ऋण पर देते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोग स्थगन नहीं होता है, अतः ब्याज नहीं मिलना चाहिए जबकि मिलता है। अब अगर उस उपभोग स्थगन को हम ब्याज का कारण मान लें तो मार्क्स ने कहा कि जो बहुत धनी आदमी है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे में वह बहुत सारा पैसा उधार दे सकता है बिना अपनी किसी आवश्यकता का त्याग किए, तो उसे तो ब्याज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्याज मिलता है। मार्शल ने बताया कि ब्याज प्रतीक्षा के त्याग का पुरस्कार है। यदि धनी व्यक्ति बचा हुआ धन उधार देता है तो भी उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसलिए उसे ब्याज अवश्य मिलना चाहिए। इसमें सच्चाई का पर्याप्त अंश है, परंतु यह केवल पूंजी के पूर्ति पक्ष की व्याख्या करता है, मांग पक्ष पर क्रियाशील शक्तियों की ओर ध्यान नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, धनी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है और उसने आपको उधार देने के लिए अपनी किसी आवश्यकता को पोस्टपोन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये तो सही है ना कि अगर उसने पैसा आपको दे दिया और आपने कहा कि हम आपको फला तारीख को वापस करेंगे, तो अब उसके अंदर एक इंतज़ार की प्रवृत्ति तो उत्पन्न हो जाएगी। वह एक बार दिन भर में रोज़ उस तिथि को याद करेगा कि आपने कहा है पैसा वापस करने के लिए। तो ये जो इंतज़ार है पैसा पाने का, वापस आने का, इस इंतज़ार के बदले उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई है, लेकिन यहाँ भी मांग पक्ष की उपेक्षा की गई है। बट्टा सिद्धांत, एजियो थियरी। बट्टा सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री बाम्बावर्क ने किया। इनके अनुसार ब्याज इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति भावी उपभोग की अपेक्षा वर्तमान उपभोग को अधिक पसंद करता है, अतः ब्याज वह प्रलोभन है जो मनुष्य को अपने उपभोग को किसी भविष्य समय तक स्थगित करने के लिए दिया जाता है। वर्तमान को महत्व देने का दो कारण हैं। व्यक्ति भावी आवश्यकताओं की तीव्रता को नहीं जानता है, भविष्य की अनिश्चितता के कारण वर्तमान को अधिक महत्व देता है। फॉर दिस अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, बचत करने वाले को ऋण के बदले ब्याज दिया जाता है। ये जो ऑस्ट्रियन स्कूल के अर्थशास्त्री ने ये कहा कि वास्तव में बट्टा सिद्धांत है। इसमें यह है कि जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं उसकी तुलना में वर्तमान की आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से अगर हमें वर्तमान में अपनी किसी आवश्यकता का त्याग करना पड़ता है तो उसके लिए हमें ब्याज मिलना ही चाहिए। टाइम फिशर के समय अधिमान का सिद्धांत, टाइम प्रेफरेंस थियरी, ये एजियो थियरी से मिलता जुलता सिद्धांत है। ब्याज क्यों दिया जाता है इसकी व्याख्या फिशर ने टाइम प्रेफरेंस के माध्यम से किया। उनके अनुसार समान मूल्य और समान संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तु को व्यक्ति भविष्य की अपेक्षा वर्तमान के संदर्भ में अधिक प्रेफरेंस देगा।
वर्तमान अधिमान्यता के कारण ही वह अपनी आय वर्तमान उपभोग पर व्यय करना चाहता है। अतः ब्याज दर वह कीमत है जो वर्तमान उपभोग पर व्यय की व्यग्रता को कम करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए अधिमान्यता की दर अलग अलग होती है। अधिमान्यता की दर अधिक होने पर ब्याज की दर अधिक होगी। अब देखो, रहा बात प्रेफरेंस को लेकर के अगर हम देखें तो ये वास्तव में प्रेफरेंस का डिटर्मिनेशन यह इकोनॉमिक फ्रॉम साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा है। बहुत तरह के दृष्टिकोण के लोग होते हैं। जैसे आपने एक गिलास में आधा पानी रखा और किसी से पूछा कि गिलास में कितना पानी है, तो वो कभी कभी ये कोई कह सकता है कि आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है। तो वास्तव में उत्तर तो दोनों ही सही है, क्योंकि वो आधा खाली भी है और आधा भरा भी है। लेकिन इस तरह के उत्तर करने से आप उस व्यक्ति का माइंडसेट समझ लेते हैं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, जो हमेशा अच्छाई ही ढूंढता है, जो किसी में बुराई नहीं देखता है, उसे गिलास आधा भरा देखता है। लेकिन जो ऋणात्मक दृष्टिकोण का है, जो हमेशा नेगेटिव अप्रोच अपनाता है, जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अपने भाग्य पर कोसता रहता है, हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है, हमेशा लोगों में कमियां ढूंढता रहता है, तो उसे वह गिलास आधा खाली ही दिखाई पड़ता है। ऐसे में ऐसे लोगों के दृष्टिकोण से भी वर्तमान और भविष्य के महत्व का निर्धारण होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सकारात्मक सोच के होते हैं और ये मानकर चलते हैं कि आज अच्छा है, कल भी अच्छा ही रहेगा। वो दिमाग में ही नहीं लाते हैं कि कल हमारा खराब हो जाएगा और कल पर फोकस नहीं करते, तो वो वर्तमान को अच्छे से जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वर्तमान कितना भी अच्छा हो, लेकिन कल के अच्छे होने की चिंता को लेकर के वर्तमान भी खराब करते हैं और भविष्य भी खराब करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जाहिर सी बात है, तो उनके लिए प्रेफरेंस की लिस्ट अलग होगी और दूसरे के लिए जो वर्तमान को बहुत महत्व देता है। वर्तमान महत्वपूर्ण सबके लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबके लिए बराबर है, इस बात की भी गारंटी नहीं ली जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए भविष्य की ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान की तुलना में, क्योंकि उनके अपने सोचने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। उपरिक्त कोई भी सिद्धांत कंक्लूजन ब्याज क्यों दिया जाता है कि पूर्ण व्याख्या नहीं करते। हाँ, सभी सिद्धांत मिला करके इसे काफ़ी हद तक स्पष्ट करते हैं। ब्याज दर का निर्धारण। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर निवेश के लिए बचत की मांग और बचत की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। बाजार में वह दर निर्धारित होगी जहां मांग और पूर्ति बराबर है। हम लोगों ने देखा है कि जो भी आय आपको प्राप्त होती है, उस आय का दो ही उपयोग हो सकता है, या उसका आप उपभोग कर लीजिए या उसको बचा लीजिए। कीन्स की थियरी में यह भी एज्यूम्ड है कि वट एवर विल बी सेव्ड दैट ऑटोमेटिकली विल बी इन्वेस्टेड। इसका मतलब वहाँ यस और आई, अगर हम ऐसे कहें कि अगर हम ये कहें, इस तरह से कहें कि y बराबर है c प्लस यस। केनेजियन थियरी में आय बराबर है c प्लस यस, और ये भी है कि यस बराबर है i के। बचत विनियोग के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है कुल मिलाकर के कि बचत की मांग और बचत की पूर्ति, इन दोनों का संबंध इस विनियोग से है। अगर अधिक विनियोग होना है तो बचत की मांग भी अधिक होनी चाहिए और बचत की पूर्ति भी अधिक होनी चाहिए। तो बचत की पूर्ति करने वाले जो लोग हैं, जो एक तरह से सप्लाई चेन से जुड़े लोग हैं, वह अधिक बचत कब करेंगे? जब वो उपभोग कम करेंगे। जब वो सी को कम करेंगे तब यस ज़्यादा होगा। अब सवाल यह है कि कोई सी को कम क्यों करेगा? तभी करेगा जब उसके यस को अधिक से अधिक ब्याज मिल रहा हो, इंटरेस्ट। जब उसे अधिक से अधिक ब्याज मिल रहा होगा तब वो अधिक बचत करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बचत और इंटरेस्ट
दोनों में यस और इंटरेस्ट में आनुपातिक संबंध होगा। अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो लोगों में अधिक बचत करने की इच्छा होगी, अगर ब्याज दर कम होगी तो लोगों में कम बचत करने की इच्छा होगी। इसके ठीक अपोजिट अगर आप देखें कि अधिक से अधिक लोग बचत की मांग कब करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग विनियोग कब करेंगे। पहली बात तो यह है विनियोग तब ज़्यादा करेंगे जब ब्याज दर जिस पर उन्हें पैसा मिल रहा है वह कम हो और उस पैसे को लगा करके जो उन्हें वास्तविक रिटर्न प्राप्त हो रहा है वह उससे ज़्यादा हो। तो जब वास्तविक रिटर्न ज़्यादा होगा और ब्याज दर कम होगा तब बचत की मांग विनियोग के लिए अधिक होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब वहाँ जो ब्याज है उसका संबंध, अगर हम ब्याज को आर से इंडिकेट करें तो विनियोग और ब्याज दर के बीच में विपरीत संबंध पाया जाएगा, अपोजिट रिलेशन पाया जाएगा। अर्थात ब्याज दर घटेगा तो विनियोग की मांग बढ़ेगी, अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो विनियोग के लिए बचत की मांग घटेगी। इसका मतलब दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट है। बचत तब बढ़ती है जब ब्याज दर बढ़ता है, विनियोग तब बढ़ता है जब ब्याज दर कम होता है। तो अब आप देखें कि मांग का पक्ष, पूंजी की मांग उद्यमियों द्वारा की जाती है। पूंजी आय से वे अन्य उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पूंजीगत पदार्थ खरीदते हैं। कैपिटल हैज इट्स प्रोडक्टिविटी, जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। यदि ह्रास घटा दिया जाए तो पूंजी पदार्थों से प्राप्त आय ज्ञात हो जाती है। यदि उसको पूंजी पर व्यय की राशि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की माप कठिन है क्योंकि पूंजीगत पदार्थों पर व्यय तो आज होता है किंतु लाभ वर्षों तक मिलता रहता है, इसलिए हमें औसत प्रत्याशित उत्पादकता पर विचार करना पड़ता है। ये वैसे भी देखिए, हमने आपसे बार बार ये बात बताई है कि सीमांत की अवधारणा बढ़िया बहुत है लेकिन इसका कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है। तो सीमांत उत्पादकता किसी भी जगह जान पाना कठिन है, खास करके पूंजी के संदर्भ में और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो किसी एक उपकरण, पूंजीगत उपकरण से कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होता। वह एक तरह से एक जॉइंट एफर्ट है, बहुत सारे उपकरण एक साथ मिलकर काम करते हैं तब उत्पादन प्राप्त होता है। और यह जान पाना कि किस उपकरण का कितना रोल है, इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि इन्वेस्टमेंट हमने आज किया और आप जानते हैं कि बड़े उद्योगों में खास करके जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उत्पादन बहुत समय बाद प्रारंभ होता है और बहुत दिन तक चलता रहता है। तो यह तय कर पाना कि पूंजी के किसी एक पर्टिकुलर पूंजीगत उपकरण की सीमांत उत्पादकता क्या है, बहुत कठिन काम है। इसलिए हम सीमांत की बात नहीं, हाँ उसकी औसत प्रत्याशित उत्पादकता पर विचार कर सकते हैं। एक उत्पादक जो नई मशीनें काम पर लगाएगा उसकी सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी, इसलिए पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र बाएं से दाएं झुका हुआ होगा। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एक उद्यमी पूंजी तथा मशीनों को तब तक प्रयोग करेगा जब तक कि सीमांत उत्पादकता प्रचलित ब्याज दर के बराबर न हो जाए। अब आप देखें, यहाँ साफ साफ इसमें चित्र बना हुआ है। वाई अक्ष पर ब्याज दर है और एक्स अक्ष पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया गया है। तो यह सीमांत आगम उत्पादकता है पूंजी की। तो देख रहा है कोई भी उद्यमी तब तक पूंजी को काम पर लगाता है और आपने देखा कि जो एमआरपी होती है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसे से आप पूंजी अधिक काम पर लगाते हैं सीमांत उत्पादकता घटती जाती है और तब तक काम पर लगाता है जब तक कि उसकी ब्याज दर और उस सीमांत उत्पादकता आपस में बराबर नहीं हो जाती है।
देखें आप, हाँ, ये आपकी MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ हम दिखाते हैं इंटरेस्ट, यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब कह रहे हैं कि हम तब तक पूंजी को काम पर लगाते हैं जब तक कि हम तब तक पूंजी को काम पर लगाते हैं जब तक कि ब्याज दर ये ब्याज दर R1 और ये जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पूंजी की सीमांत आगम उत्पादकता ब्याज दर के बराबर जब तक ना हो जाए। अगर ब्याज दर देखिए घट जाती है ये, तो हम अधिक R2 हो जाती है, तो ये D से बढ़कर D1 हो जाता है। ठीक है, तो यही कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, वो आपके नोट्स में भी बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है। D1 की बजाय यहाँ N1 लिखा हुआ है। तो आप देखें इस तरह से। इसके बाद पूर्ति पक्ष है। निवेश के लिए बचत आवश्यक है। बचत की पूर्ति उसके द्वारा की जाती है जिसका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम होती है। व्यक्ति 100 रुपया कल खर्च करने के बजाय 100 रुपये को आज व्यय करना अधिक पसंद करता है। इस प्राथमिकता के कारण ब्याज के रूप में उन्हें 100 रुपये से अधिक मिलना चाहिए, तभी वह बचत करेगा। यदि 105 रुपये मिलना चाहिए तो समय अधिमान्यता 5% हुई। उपभोग का त्याग करने से सीमांत तुष्टि गुण में वृद्धि हो जाती है, अतः ब्याज की कम दर पर कम तथा अधिक दर पर अधिक पूर्ति होगी। अब आप देखें, ये जो मांग पक्ष की बात है, जहाँ तक पूर्ति पक्ष की बात है, मैंने आपसे बताया कि पूर्ति कोई भी तभी करेगा, अर्थात वह वर्तमान उपभोग को स्थगित करके किसी को उधार तभी देगा जब उसे कुछ अतिरिक्त प्राप्त हो, उसे आज की अपनी उपयोगिता का त्याग करने के लिए। और निश्चित रूप से बचत की पूर्ति वही करता है जिसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1। ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो, MPC = 1, तो इसका मतलब वट एवर यू आर अर्निंग, टोटल अमाउंट विल बी कंज्यूम्ड बाई यू। इट मीन्स योर सेविंग विल बी 0। तो जब सेविंग 0 है तो आप इसका मतलब पूर्ति कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते। अर्थात बचत के लिए जरूरी है कि उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम हो। इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों में अंतर है, हमें आपको समझना चाहिए। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है कि आय का जो हिस्सा आप उपभोग करते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब एक तरह से कुल आय का जो भाग आप उपभोग करते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब कि एडिशनल इनकम वट एवर यू वर्क, जो आप अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं उसका कितना हिस्सा उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी आय 100 रुपये थी, यह बढ़ करके 120 हुई, तो अब अगर ये 20 रुपये की आय किसी अमीर आदमी की बढ़ जाती है मान लीजिए, तो ये 20 रुपया बढ़ने का उसके उपभोग पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं लगभग पूर्ण हैं और 20 रुपये से वो कुछ नहीं खरीद सकता अपनी उन आवश्यकताओं में। तो उसकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो लगभग कभी कभी 0 भी हो सकती है, कि जो आय बढ़ी उसको उसमें से उसने कुछ नहीं खर्च किया। अर्थात तो अगर उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 हो गई, इसका मतलब उसकी सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका मतलब बचत की पूर्ति में सबसे बड़ा रोल किसका है? जिसकी सीमांत बचत प्रवृत्ति 1 है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 है। अर्थात इसका मतलब वो कोई अमीर आदमी है। अब देखो, गरीब आदमी की अगर आय 120 रुपये हो जाती है, तो वो जैसे ये 20 रुपया एक्स्ट्रा उसके पास बढ़ता है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाता है। अर्थात उसकी जो MPS है वो 0 होती है।
क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं अभी असंतुष्ट हैं और इवन बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं भी असंतुष्ट हैं और जिनके लिए 20 रुपया महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति जो दोनों मिलकर के एक होते हैं, यह तय करते हैं कि सप्लाई ऑफ सेविंग ज़्यादा होगी या कम होगी। इसीलिए आप देखेंगे बहुत बड़ी विडंबना भी है, जैसे आर्थिक विकास और समानता की हम बार बार बात करते हैं। तो अगर हम समानता की बात करें तो आप देखिए, अगर सब कुछ एडिशनल इनकम समान रूप से बांट दी जाए तो हो सकता है सबकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो जाए और बचत 0 हो जाए। जबकि विकास के लिए जरूरी है कि बचत हो, बचत के लिए जरूरी है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति ज़्यादा हो, अर्थात पैसा उनके पास जाए जिन जो कम खर्च करते हैं। तो अर्थात ये जो समान वितरण और विकास है, ये दोनों विरोधाभासी लगते हैं कभी कभी। आप देखें तो विकास के लिए असमानता जरूरी है और सामाजिक कल्याण के लिए समानता जरूरी है। तो स्टेबिलिटी, जो इक्वालिटी और ग्रोथ का हमारा लक्ष्य है, ये वास्तव में इसीलिए कठिन है और बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों में विरोधाभास भी है। खैर, इसको प्राप्त करने के लिए हमें सहयोगी बहुत सारी योजनाएं, जिसको हम ट्रांसफ़र मेथड भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत हम इस गैप को, सोशल जस्टिस जिसको आप कहते हैं, कि इस इनइक्वालिटी और ग्रोथ को हम के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए हम सोशल जस्टिस से संबंधित तमाम कार्यक्रम चालू करके इस खाई को पाटने का प्रयास कर सकते हैं। सिद्धांततः व्यवहार में कितना हो पाएगा उसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो अब देखें आप, तो जो बचत, जहाँ तक पूर्ति पक्ष की बात है, तो इसका मतलब ये है कि ब्याज दर और सप्लाई में सकारात्मक संबंध मैंने आपको पीछे बताया। तो अगर यहाँ ब्याज है और यहाँ पूर्ति है बचत की, तो इसका मतलब है कि जो ये है सप्लाई जो है वो होगी ब्याज दर से प्रोपोर्शनेट होगी, अर्थात ब्याज दर बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये ठीक है। तो अगर ब्याज दर बढ़ती जाएगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर, यस यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सप्लाई कर्व है, ये R1 है, ये R2 है, यह S1 है, ये S2। तो आप ये देखें कि यह है आपकी पूर्ति पक्ष। इसकी मान्यताएं क्या हैं? बचतों को संग्रह नहीं किया जाता बल्कि उधार दिया जाता है। कुल आय स्थिर है। ये मान लिया जाता है कि टोटल इनकम दी हुई है और जो भी बचत है उसे हम आइडल रूप में अपनी तिजोरी में, घर में, लाकर में नहीं रखते, बल्कि उसे हम बैंक में रखते हैं। और जो भी हम बचत करते हैं पूरा मैंने आपसे पीछे बताया कि पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मांग और पूर्ति का संतुलन। OR, अब देखिए चित्र में यहाँ संतुलन बना हुआ है। ON ब्याज दर निर्धारित होगी, OR ब्याज दर निर्धारित होगी जहाँ बचत की मांग और बचत की पूर्ति बराबर है। लेकिन यदि इस ब्याज दर में असंतुलन हो जाए, वह R1 हो जाए या R डबल डैश हो जाए, यदि OR डैश हो जाती है तो ऐसे में देखिए सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और मांग कम रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूर्ति ज़्यादा है और ब्याज दर कम है, मांग कम है, तो ब्याज दर नीचे आएगी और वह E पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर OR डबल डैश है तो यहाँ मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, और ऐसे में फिर ब्याज दर बढ़ेगी और E पर पहुँच जाएगी। इसका मतलब यह है कि संतुलन E बिंदु पर होगा। यदि इसके अलावा ब्याज दर R के अलावा कुछ होती है तो बाजार शक्तियाँ इसे अपने आप समायोजित कर लेंगी और पुनः E बिंदु पर लाकर इसे संतुलित कर देंगे। जैसे आप देखें यहाँ ये देखें, यहाँ ब्याज है
यहाँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका मांग हमने पीछे देखा और ये आपकी सप्लाई। मांग और पूर्ति यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। ये OR जो है ये संतुलित ब्याज दर है और यह जो मात्रा है इसको हम मान लीजिए यक्स लिख देते हैं। OX बचत और विनियोग की वह मात्रा है जहाँ बचत और विनियोग मांग और पूर्ति बराबर है और OR ब्याज दर निर्धारित होती है। अगर मान लीजिए कि ब्याज दर बाजार में OR डैश हो जाती है तो आप देखें यहाँ सप्लाई इतना है और मांग इतनी ही है, अर्थात यह इतना पोर्शन, ये सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है। तो हम जानते हैं कि जब सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है तो मूल्य घटेंगे, अर्थात पूंजी की कीमत घटेगी, ब्याज दर नीचे आएगी और ये पुनः उसी ई बिंदु पर आकर के संतुलन में हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ब्याज दर बाजार में ये है R डबल डैश है, तो ऐसा होने पर हम देखिए कि मांग पूंजी की ज़्यादा है और पूर्ति कम है। ये तो अब मांग ज़्यादा है तो फिर ये ब्याज दर को बढ़ाएगा और फिर ला करके ई बिंदु पर जो संतुलन का बिंदु है वहाँ इसे स्थापित कर देगा। इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली बाजार में ई बिंदु पर ही संतुलन होगा, अर्थात बचत की मांग और बचत की पूर्ति आपस में आर बिंदु पर ही बराबर होंगे और आर ब्याज दर ही बाजार में विद्यमान रहेगी। इसके अलावा अगर कोई और ब्याज दर निर्धारित होती है तो बाजार की शक्तियाँ स्वयं उसे समायोजित कर लेंगी और संतुलन बिंदु आर पर पहुँचा देंगी। यह ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत है। के सिद्धांत की आलोचना, फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अपूर्ण रोजगार की स्थिति में निवेश के लिए उपभोग स्थगन या परित्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अप्रयुक्त साधनों का प्रयोग करके निवेश में वृद्धि की जा सकती है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरा का पूरा ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत है। पूरा का पूरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जबकि ईमानदारी की बात यह है कि पूर्ण रोजगार पाया ही नहीं जाता है। इसलिए निश्चित रूप से अतिरिक्त साधनों को प्राप्त करने के लिए न तो त्याग करने की जरूरत है, न ही उपभोग को स्थगित करने की। अतिरिक्त साधन बाजार में रहते हैं, हम उनका प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसलिए पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित यह सिद्धांत बहुत उचित नहीं है। डी डिलार्ड ने ऐसे सिद्धांत की रूपरेखा में जिसका निर्माण पूर्ण रोजगार की मान्यता पर हुआ है, उपभोग अथवा प्रतीक्षा हुआ है। उपभोग अथवा प्रतीक्षा के परित्याग के पुरस्कार के रूप में ब्याज दर की धारणा स्वीकार्य है, किंतु यह धारणा की साधन पूरी तरह से रोजगार युक्त हैं, आधुनिक परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं है। चेंजेज इन इनकम लेवल इग्नोर्ड। आय स्तर में परिवर्तन का निवेश और बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी प्रतिष्ठित सिद्धांत उपेक्षा करता है। यह सिद्धांत ब्याज दर और बचत के डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप की व्याख्या करता है, परंतु यह वास्तविक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रथम इसलिए कि बचत और ब्याज दर का सीधा संबंध संदेहास्पद है। दूसरे, जब ब्याज की दर ऊंची होती है बचत में वृद्धि होती है, फलतः निवेश में भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांतानुसार बचत और निवेश में सीधा संबंध होता है। इसके अतिरिक्त सिद्धांत ने समायोजन प्रक्रिया में आय परिवर्तन की उपेक्षा की। ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश कम हो जाता है, जिससे आय कम हो जाती है। आय में कमी से बचत घट जाएगी। अतएव बचत और निवेश में समानता ब्याज दर में परिवर्तन द्वारा नहीं होती, बल्कि यह तो आय में परिवर्तन द्वारा होती है, और इसके विपरीत भी। इसका मतलब यह है कि बचत और विनियोग के बीच समानता ब्याज के कारण निर्धारित नहीं होती, बल्कि आय में होने वाले परिवर्तन के कारण स्थापित होती है, जबकि इस बात की
इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई। केन्ज ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साधनों के पूर्ण उपयोग और रोजगार की मान्यता का त्याग किया और आय स्तर में परिवर्तन को तथा उसके बचत और निवेश के संबंध को ध्यान में रखा। डिलार्ड के अनुसार ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत और केन्ज के ब्याज के सिद्धांत मुद्रा सिद्धांत में पूर्ण अंतर यह है कि एक तो साधनों के पूर्ण रोजगार और उपयोग का अर्थशास्त्र है और दूसरा पूर्ण रोजगार से कम का अर्थशास्त्र है। हम लोगों ने पढ़ा है बहुत विस्तार से कि केन्स वास्तव में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करता है। पहली बार केन्स ने इस बात की व्याख्या की संतुलन होने के लिए पूर्ण रोजगार ही जरूरी नहीं है, संतुलन हो सकता है ऐसी भी स्थिति में जबकि पूर्ण रोजगार विद्यमान न हो। इफेक्ट ऑफ लेसर कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट इग्नोर्ड। इस सिद्धांत के अनुसार निवेश में वृद्धि उपभोग घटाने से ही संभव है, परंतु यह उचित नहीं। जैसा केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में बताया कि निवेश में वृद्धि के लिए इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि होना आवश्यक है, न कि कमी। कमी से केन्स के अनुसार भयावह मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा केन्स ने पूरे के पूरे रोजगार सिद्धांत को ही एक तरह से उलट दिया। इसके पहले ये मान्यता थी कि अगर रोजगार बढ़ाना है तो मजदूरी घटाएंगे। केन्स ने इसके जस्ट उलट बताया कि अगर रोजगार बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, राष्ट्रीय आय बढ़ाना है तो मजदूरी बढ़ाइए, अर्थात लोगों की ज़्यादा क्रय शक्ति बढ़ाइए। जो लोग ज़्यादा मांग करें, ज़्यादा इफेक्टिव डिमांड होगी तो उसमें उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, विनियोग भी बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन मजदूरी कम करने से मंदी की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है और कोई बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ सेविंग शेड्यूल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शेड्यूल एज्यूम्ड। पूर्ण रोजगार की मान्यता से एक भाव ये है निकलता है कि बचत अनुसूची में कोई परिवर्तन किए बिना निवेश मांग की अनुसूची में परिवर्तन होना माना गया। यदि निवेश की मांग आई से आई डैश हो जाए तो नई ब्याज OR डैश हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें आई से अगर निवेश की मांग आई डैश हो जाए यानी मांग घट गई तो ब्याज दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। परंतु यह उचित नहीं है। निवेश कम होने से आय कम हो गई तथा बचत पहले से कम हो जाएगी। फलस्वरूप पूर्ति वक्र दाईं ओर नीचे खिसक जाएगा। परंतु प्रतिष्ठित सिद्धांत में आय स्तर में परिवर्तन होना नहीं माना जाता है और निवेश को बचत से स्वतंत्र माना जाता है, जो उचित नहीं है। ठीक है, तो देखो निवेश की मांग जब नीचे आती है तो ब्याज दर कम हो गई, सीधे सीधे। अर्थात यहाँ आय में परिवर्तन के स्तर की व्याख्या नहीं की गई, बल्कि सीधे ये कहा गया कि ब्याज और निवेश का सीधा संबंध है। निवेश की मांग घटी तो ब्याज दर घट जाएगी, जबकि उसका कारण यह है कि आय स्तर में परिवर्तन होना उसकी वजह से। ठीक है, इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर अनिर्धारणीय है। प्रोफेसर केन्स ने इस आधार पर आलोचना की कि यह अनिश्चित एवं अनिर्धारित है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दरें बचतों पर निर्भर करती हैं, अर्थात ब्याज की दर से लिए बचत की मात्रा का ज्ञान आवश्यक है, परंतु बचत की मात्रा मालूम करने के लिए ब्याज दर का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ब्याज दर विनियोग तथा आय स्तर को प्रभावित करके बचत को प्रभावित करती है। यह दोनों तथ्यों को एक साथ देखें तो पता चलेगा कि ब्याज दर के लिए बचत तथा बचत के लिए ब्याज दर का ज्ञान होना आवश्यक है। स्पष्ट है कि स्थिति अनिश्चित एवं अनिर्धारणीय है।
हम ब्याज दर का ही निर्धारण करने जा रहे हैं और पहले से ही यह कह रहे हैं कि बचत ब्याज दर पर निर्भर करती है और विनियोग ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो आखिर जब हम पहले से ही किसी ब्याज दर की बात करते चले आ रहे हैं तो यह भी तो प्रश्न है ना कि फिर किस ब्याज दर को निर्धारित करेंगे। हम तो किसी अननोन वेरिएबल से किसी नोन वेरिएबल से किसी अननोन वेरिएबल को ज्ञात करते हैं मान लीजिए। तो हमें ब्याज दर ज्ञात करने के लिए बचत और विनियोग के संदर्भ में ये पढ़ना चाहिए कि बचत इस पर निर्भर करती है, विनियोग इस पर निर्भर करता है और इसलिए जो अब इस दोनों से तय होगा वह ब्याज दर होगा। जब हम हमेशा यही कह रहे हैं कि ब्याज दर पर बचत निर्भर करती है, ब्याज दर पर विनियोग निर्भर करता है, तो फिर बचत और विनियोग के बराबर होने पर जिस ब्याज दर के निर्धारण की बात कर रहे हैं वो कौन सा ब्याज दर है और जिससे हम पहले इसकी व्याख्या कर रहे हैं वह कौन सा ब्याज दर है। तो इसलिए थियरी इनडिटर्मिनेट है, अनिर्धारणीय है, ब्याज दर की व्याख्या नहीं करती, ऐसा कीन्स ने माना। नेक्स्ट है लोनेबल फंड थियरी फॉर ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड थियरी ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।